नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया और रुक्मणी पब्लिकेशन दो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 16 देखा था, साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 17 और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हम ये आपको करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका कि लिंगराज का मंदिर आपका कहां पर स्थित है। आप सभी को पता है इन चारों ऑप्शन में से आपका भुवनेश्वर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंगराज का मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपका भुवनेश्वर जो है इसमें स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से भगवान को ये समर्पित है, तो भगवान शिव जी को जो है ये समर्पित है। ऐसा भी माना जाता है इसमें कि जो सोमवंशी राजा थे, ययाति प्रथम उनका नाम था, उन्होंने इसको बनवाया था और ये आपका लाल पत्थर से जो है वो बना हुआ है। ये इसकी विशेषता के तौर पर याद रख सकते हैं और वास्तुकला की जो कलिंग शैली है उसका उदाहरण के रूप में भी जानते हैं। एक चीज आप ये भी समझ के रखिए कि मंदिर जो है उसके जो अधिष्ठात देवता हैं उनको हरिहरा के नाम से जाना जाता है। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु और हरा का मतलब होता है भगवान शिव जी। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। ट्रिक बता चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र आपका सही हो जाएगा। कब हुई थी, तो 256 ईसा पूर्व में जो है आपकी ये हुई थी। और अगर बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी तीसरी बौद्ध संगीति की, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था मोगली बुद्ध करके, ये जो है वो नाम था। ये इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगर आपसे कहा जाए कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में जो है ये हुआ था। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि शासनकाल किसका था और अध्यक्षता किसकी थी। तीसरी बौद्ध संगति में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ था, वो था आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है उसकी रचना जो है वो इसी टाइम में हुई थी। तो ये आप पॉइंट को याद रख सकते हैं। अभिधम्म पिटक बेसिकली था क्या, तो एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन से संबंधित चर्चा थी। एक विनय पिटक था जिसमें जो मठवासी होते थे उनके जीवन पर लागू होता था, और एक शुद्ध पिटक होता था जो कि बुद्ध जी जो थे उनकी मुख्य शिक्षाओं से संबंधित जो है वो था। अगला कह रहा है कौन से मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। आप सभी को याद होना चाहिए, हुमायूं आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। हुमायूं के द्वारा ये मकबरा जो है वो बनवाया गया था। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम, और उनका नाम बिगा बेगम भी था, उन्होंने दीन पनाह में ही एक मकबरे का निर्माण करवाया था। और ये जो मकबरा था ना, ये भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरे के रूप में भी जाना जाता है। अगला कह रहा है तैमूर लंग ने किस शासक के समय में भारत पर आक्रमण जो है वो किया था। तो कौन सा सही हो जाएगा, नसरुद्दीन तुगलक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आक्रमण कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। और उस समय दिल्ली जो सल्तनत था ना उसका शासक था ये नसरुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के पतन के बाद क्या हुआ था, खिज्र खां जो था उसने सैयद वंश की स्थापना जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था। तो बता चुके हैं, प्राकृत भाषा में अपना पहला उपदेश उन्होंने दिया था। और कौन से नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, तो ये जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है आपका है, तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह में लोथल आपका यहाँ पर जाना जाता है। लोथल कहाँ पर स्थित है आपका, तो आप सभी को पता है गुजरात में। और अगर बात करते हैं कौन सी नदी, तो भोगवा जो है वो नदी। और अगर बात करते हैं कि हड़प्पा, वो तो प्रश्न में ही पूछा गया, ये भी पूछा जाता है कि अगर प्रमुख बंदरगाह के रूप में कहाँ का जाना जाता है, तो आपका हड़प्पा का। एक क्वेश्चन ये भी आपसे बनता है कि लोथल जो है उसकी खोज किसने की थी, तो ये SR राव के द्वारा जो है वो खोज हुई थी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, किसके द्वारा खोज हुई थी, उनका नाम था SR राव, जिनके द्वारा इसकी खोज जो है वो हुई थी। लोथल को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो है मिनी हड़प्पा के नाम से। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसके अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने जो 99 भाई थे उनकी हत्या करने के बाद राजगद्दी जो है वो हड़प ली थी। किसकी बात हो रही है, अशोक की बात हो रही है। आंसर की बात करते हैं तो उसका नाम था दीप वंश। दीप वंश जो है आपका सही हो जाएगा। इसकी विशेषताओं को लेकर के यहाँ पर पूछा गया। अगर अशोक जी की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो है कलिंग युद्ध से। तो 261 जो समय था ईसा पूर्व का, इसमें आपको कलिंग युद्ध देखने को जो है वो मिलता है। कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात आपने देखा था। तो इसी कारण से बाद में ये बौद्ध धर्म से जो है वो जुड़ गए थे। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज इनमें से कौन से
किसके राज के दरबार में दूत बन करके आए थे? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। और किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी इंडिका, इसमें मौर्य युगीन समाज के बारे में बताया गया है। और मेगस्थनीज जो इंडिका लिखी थी, इसको में भारतीय जो समाज था उसको 7 वर्गों में बांटा गया है। इनमें से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से जो है वो करवाया था? तो पंचतंत्र आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पंचतंत्र का अनुवाद इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? आंसर की बात करते हैं तो 305 ईसा पूर्व में जो है वो हराया था। और अगर बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नंबर देखने को मिलता है। जैन धर्म के ये अनुयायी थे। मृत्यु इनकी हुई थी श्रवणबेलगोला में, और समय जो था 298 ईसा पूर्व का था। और श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत कहते हैं ऐसी भूमि जिसको जोता ना गया हो, बिना जोती हुई जंगल भूमि, जंगली भूमि। ये आपका सही हो जाएगा। बेसिकली इस शब्द का यूज जो किया जाता था ना, वो गुप्त काल में किया जाता था। और अपरहत इसको जो है वो कहते थे। जैसे बंजर भूमि है तो उसको कहते थे खिला करके। अगर रहने योग्य भूमि है तो उसको कहते थे बस्ती करके। अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसको कहते थे क्षेत्र करके। इसी प्रकार जो चारागाह होते थे उसको साराह कहते थे। तो इस तरीके से कुछ नाम है। यहाँ पर आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है खेड़ा का युद्ध इनमें से किसके किसके बीच हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध आपका साहू और ताराबाई जो है इनके बीच में जो है वो हुआ था। संभाजी के पुत्र थे साहू जी, और राजा राम जो थे उनकी पत्नी थी ताराबाई। तो इनके बीच हुआ था खेड़ा का युद्ध। कब हुआ था? तो ये युद्ध आपका 1707 में आपको देखने को जो है वो मिला था। समय था 1707 ईस्वी। और साहू जो थे इन्होंने सतारा में 1707 से 1749 तक शासन भी किया था। सिक्किम का भारत में विलय इनमें से किसके द्वारा जो है वो किया गया था? तो जिनके टाइम में राज्य हड़प नीति आई थी वही आंसर यहाँ हो जाएंगे। और वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की जब बात होती है तो इनके टाइम में ही आपका दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, जिसको भारत में इन्होंने मिला लिया था। तो ऐसे ही सिक्किम को भी भारत में इन्होंने मिला लिया था। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इनमें से आंसर हो जाएगा बख्त खां। 1857 के समय दिल्ली का जो बादशाह था वो कौन था? वो था बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह जब बुजुर्ग होने लगा था तो उसके कारण सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? वो किया था बख्त खान ने। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक इनमें से कौन थे? इनका नाम था ऑप्शन चारों में से विवियन डेरेजियो। पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरेजियो। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। यंग बंगाल आंदोलन आया कब था? तो 1828 में आया था। रणजीत सिंह और किस अंग्रेज अधिकारी के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो चार्ल्स मेटकाफ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। और अगर बात करते हैं गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो वो था आपका मिंटो प्रथम। ये भी आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो उसके ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो उसको हम वेद समाज जो है वो कहते हैं। वेद समाज की अगर स्थापना की अगर बात करते हैं तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1864 में। कब हुई थी? 1864 में। और 1864 की अगर बात करते हैं तो मद्रास था जहां पर इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो केशव चंद्र सेन और धरलू नायडू थे। के धरलू नायडू। वेद भारत को ही कहते हैं भारत का दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज करके। अगला कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन जो है वो कहाँ किया गया था? तो ये आपका लंदन में जो है वो आयोजित हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। समय की बात करते हैं तो जब बंगाल विभाजन का टाइम था ना 1905 का, तभी का है इसका भी समय। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में ही इंडिया होम रूल जो सोसाइटी था उसका गठन किया था। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। अगला कह रहा है पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में जो है वो पारित हुआ था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। पहला कारखाना अधिनियम आया कब था? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1881 में जो है ये आया था। और तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आया था।
दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है वो चुने गए थे? तो कब इनमें से चुने गए थे? ये चुने गए थे 1892 को। दादा भाई नौरोजी को एक तो हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की जब बात होती है तो इनकी एक पुस्तक पॉलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि भारत की कैसी आर्थिक दुर्व्यवस्था थी उसको लेकर के इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काकोरी षड्यंत्र जो है वो कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। अब 1925 में भी दो तारीखें आपको दे रखी हैं, एक तो 5 फरवरी, एक तो 9 अगस्त। 9 अगस्त 1925 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जब काकोरी षड्यंत्र की बात होती है तो इसमें 3 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो राजेंद्र लाहिड़ी जी, उसके अलावा देखने को मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल जी, और तीसरा देखने को मिलता है चंद्रशेखर आजाद जी, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद जी फरार हो गए थे और इसमें 30 क्रांतिकारी थे जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो काकोरी में अगर आप जाएंगे, मैं तो जा चुका हूँ, वहां पर लिस्ट बाहर लगी हुई है, जितने भी आपके वहां पर शहीद थे जिनको गिरफ्तार किया गया था वो सब लिस्ट आपको वहां देखने को मिलती है। मैं बहुत पहले गया था, 2015 या 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई सोशलिज्म किसकी रचना है? ये लखनऊ के पास में ही है। तो ये किसकी रचना है? ये रचना आपकी है जयप्रकाश नारायण की। आंसर आपका जो है ये सही हो जाएगा, वाई सोशलिज्म। अगला है कि भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब इस चीज को भी समझिए कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी, परंतु स्टार्ट हुई थी 1872 से। परंतु एक और नाम देखने को मिलता है और वो नाम है लॉर्ड रिपन का। तो रिपन का नाम किस संदर्भ में देखने को मिलता है? इनके टाइम में जो जनगणना देखने को मिली थी वो नियमित जनगणना के रूप में जानी जाती है। तो नियमित जनगणना जो हुई थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1881 से। तो इन दोनों में अंतर है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो आपको ये घटना बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि क्रिप्स मिशन जो है आपका सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब था? तो समय था 1942 का, और 1942 में ही आपका जो प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव थे उससे संतुष्ट नहीं थे, तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर कराने लगातार, उसमें आया था। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो कहा था, कैसे किसने कहा था इसको? तो महात्मा गांधी जी ने जो है वो कहा था। तो ये प्रस्ताव से जो कांग्रेसी थे ना वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और टेलीग्राम पर पीडीएफ भी आपको मिलती जा रही है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बालाजी स्टडी सर्च करके। मैंने जो पीडीएफ वहां भेजी है इसी सेट की, उस विद आंसर भेजी है, ऐसा नहीं कि आपको वापस से आके वीडियो देखना पड़ेगा। और जो टॉपिक वाइज कराए थे उसकी भी पीडीएफ मैंने वहां पर भेज दी है। बाकी वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? तो आपको पता है कि ये घटना हुई थी आपकी 8 अप्रैल 1929 की। इनमें नाम जो देखने को मिलता है वो किसका किसका देखने को मिलता है? एक तो आप भगत सिंह कह लीजिए, और इसके अलावा आप बटुकेश्वर दत्त जी का नाम रख लीजिए। ये मुख्य रूप से नाम देखने को जो है वो मिलते हैं। अब देखिए, इनके द्वारा केंद्रीय जो विधानसभा थी उसमें पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था, उसके विरोध में बम फेंका गया था। अगर पूछ लिया जाए किस विरोध में फेंका गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल था विधानसभा में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, कहा जाता है कि मतलब बहरी सरकार है उसको सुनाना, अपनी आवाज सुनाना, तो ये उसका मेन कारण था। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी घटना थी जो सबसे पहले हुई है? अब साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो इसका आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था, और बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो फरवरी माह था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 4 मार्च या 5 मार्च जो है, और समय था आपका 1931 का। दांडी मार्च की अगर बात करते हैं या सविनय अवज्ञा प्रारंभ की बात करते हैं तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था, और 1931 का समय था। अब इसीलिए मैंने यहाँ 4-5 मार्च इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये भी दोनों ही 1931 में हुई, तो पहले कौन हुई बाद में कौन हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जस्ट इसके बाद जैसे 6 अप्रैल समाप्त हुआ। देखिए, दांडी मार्च के लिए 12 मार्च 1931 जाएंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका 6 अप्रैल 2030 जैसे ही
दांडी मार्च खत्म हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा हो गई। तो इसके लिए हम 6 अप्रैल 1930 लिख देते हैं, तो उससे आप जो है वो 30 नहीं, ये 30 लिखा है, 30 लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था, सबसे पहली घटना कौन सी है, तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 में सबसे पहले हुआ था, तो यही आपका सही हो जाएगा। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो ये जो समाप्त हुआ था उसका जो समय था वो आपका था 1934 का, अप्रैल 1934 में जो है ये जाकर के आगे समाप्त हो गया था। तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, जो सबसे पहले घटना यहाँ पर हुई थी। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य इनमें से क्या था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो मेन था प्रशासनिक सुधार को लेकर के। सर जो जॉन साइमन था उसकी अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। सारे के सारे अंग्रेज थे, इसी कारण इसका विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, रोलेट एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था। रोलेट एक्ट का मेन उद्देश्य था कि जो क्रांतिकारी गतिविधि हैं उन पर रोक लगाई जाए, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि भैया जिसको मनाया जेल में उठा करके डाल दो। तो 1919 में रोलेट एक्ट आया था, बिना दलील बिना वकील का कानून इसका नाम रखा गया था। भारतीयों ने तो इसे काला कानून कहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर जो है वो किया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है वो आपका, ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है। अरुंडेल समिति, इसकी अनुशंसा पर जो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था उसके द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। और ये तो आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ कब था, 1911 में हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था। याद होगा दिल्ली दरबार में हुआ गया था, जो राजधानी थी आपकी कोलकाता, उसको चेंज कर दिया गया, कोलकाता से कहाँ कर दिया गया था, तो दिल्ली कर दिया गया था। तो ये तो चीज मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ, पर इनका नाम नया है, अरुंडेल समिति। ये आपको याद रखना है कि कौन सी समिति की अनुशंसा थी, अरुंडेल समिति। किसके टाइम में, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है इसको रद्द करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जी का नाम देखने को मिलता है, इसके अलावा देखने को मिलता है आगा खां का नाम, और इनके प्रयासों से ही 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। पर मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो कब, तो जैसे ये 1906 था तो 1907 जस्ट अगला साल, तो यहाँ पर कराची में जो है वो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का अगर अधिवेशन की बात जो है वो की जाए, अध्यक्षता इसकी किसने की थी, तो आगा खां ने इसकी जो है अध्यक्षता जो है वो की थी। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी जो है आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही 1932 में अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना जो है वो आपका की थी। और अगर बात करते हैं कि इसका नाम बाद में बदल गया था, वो नाम क्या था, तो वो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है और वो नाम है आपका हरिजन सेवक संघ। इसी का नाम बाद में बदल करके कर दिया गया था हरिजन सेवक संघ। तो ये आप याद रख सकते हैं। स्थापना का वर्ष मैंने बता दिया 1932। अगला कह रहा है भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था। आयकर की अगर बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही ऑप्शन 1860 आपका सही हो जाएगा। और पहली बार बजट भी पेश किया गया था। नाम किसका था, कौन इसने आयकर लगाया था, उसका नाम था विल्सन। क्या नाम था, विल्सन जो है उसके द्वारा लगाया गया था। तो नाम भी याद रख सकते हैं और उसके अलावा बजट भी आया था, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। दोनों ही चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आधी ला रहेगी विल्सन में आधी ला। अगला कह रहा है जिया तरंग आंदोलन का संबंध इनमें से किस राज्य से है, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर से। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मणिपुर में बेसिकली जो है आपका इस समय देख रहे हैं, इस समय करंट में विवाद चल रहा है। तो नागा जो जनजाति है इसकी महिलाओं के द्वारा जो जिया तरंग आंदोलन है वो किया गया था। और ये आंदोलन बेसिकली हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इस आंदोलन में 1937 का टाइम था जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रानी की उपाधि प्रदान की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें पहाड़ों की बेटी कहकर कहा गया था, तो वो आप याद रख सकते हैं। जो इनसे जुड़ी थी, जिनका नाम था गाई दिनतलिउ करके नाम था, वो इस आंदोलन से जुड़ी थी, उन्हीं का नाम था। अगला कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को कौन सी जेल में रखा गया था। तो कौन सी जेल में रखा गया था, मणिपुर जेल में रखा गया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में बांकीपुर दिया गया है, मणिपुर जेल नहीं, सॉरी, जेल का नाम तो अल्मोड़ा था। बांकीपुर तो वो जब अधिवेशन कांग्रेस की बात होती वहां जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी को किस जेल में रखा गया था, अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी जी को कहाँ रखा गया था,
तो महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी जी को कहाँ रखा गया था और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। जितने भी बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो रखा गया था। ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य जो है वो कहा गया है? तो कौन से अभिलेख में कहा गया है? मास्की का अभिलेख जो है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक का अगर बात होती है तो आपको दो टाइप के शिलालेख की बात होती है, एक तो मास्की, उसके अलावा सारनाथ भी। तो सारनाथ में क्या नाम रखा गया है? तो धर्म शोक नाम रखा गया है। ये जो है वो कहा गया है। तो ये दोनों के दोनों आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन सी लिपि का यूज होता है? अशोक के शिलालेख में आप देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि जो है वो यूज होती है। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि जो है वो यूज होती है। इसके अलावा ग्रीक है आपका, इसके अलावा अरामाइक है आपका, ये सब आपका इसमें यूज होती है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी? तो हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, कई बार बताया है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आपका ऑप्शन यही है, सही हो जाएगा। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की ये पुस्तक था। यात्रा वृत्तांत बेसिकली कह सकते हैं, जहां पर भारत का वर्णन इसने जो है वो दिया था। ह्वेनसांग जो है एक विश्वविद्यालय में भी गया था और वो विश्वविद्यालय का नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसमें भी ये गया था। बिंदी ऊपर लगा के दा लिख देते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था, जहाँ के कुलपति थे जिनका नाम क्या था? जहाँ के कुलपति का नाम था सीलभद्र। तो जो सीलभद्र थे यहाँ के कुलपति, वो नाम एक बार किसी एग्जाम में आया था तो वो याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम ये किसके द्वारा लिखा गया है? मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा जो है वो लिखा गया है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? तो इंद्रगुप्त जो है वो वास्तविक नाम जो है वो था। शूद्रक के एक तो मृच्छकटिकम जो है इसमें किसके बारे में बताया गया? संस्कृत में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मृच्छकटिकम से, अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे आप यूपी टेट वगैरह देते हैं उसमें आता है। तो छोटी मिट्टी की गाड़ी, ये जो है मृच्छकटिकम में कहानी या इसके बारे में बताया गया, ऐसे करके याद रख सकते हैं। इन्हीं की ही वासवदत्ता भी है, वो भी पूछी जाती है शूद्रक की, वो भी आप याद रख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो इनमें से क्या होता है? तो उद्देश्य ये होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा को प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकें। मेन सबसे यही है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन जो है वो करें। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए ये आवश्यक है ये समझने के लिए कि जो अधिगम है उसका किस प्रकार जो है वो अवलोकन किया जाता है, कि वह सुधार जो है वो, और साथ साथ वो सुधार भी जो है वो किया जा सकता है। दोनों चीजें जरूरी है ना। अगला है, शैशव काल की अवधि जो है वो कितनी है? तो शैशव काल की अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष जो है वो होती है। थोड़ी सी सीडीपी भी इन्होंने दे दी इसमें। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो कि बीज नहीं है? तो साबूदाना जो है आपका इसमें से बीज नहीं है। साबूदाना बीज नहीं होता है, बल्कि साइकस के जो तने होते हैं उसके मंड से बनाया जाता है। गेहूं जो होता है वो काली मिर्च और सौंफ ये सब बीज होते हैं। बाकी सभी बीज हैं, साबूदाना बीज नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कह रहा है युग्म आपका सही है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? सही है। अब सही की अगर बात करते हैं तो असम में जो लोक नृत्य है वो क्या है? वो बिहू है। असम का लोक नृत्य बिहू है। तमिलनाडु का क्या है? तो आपका लावड़ी नहीं है, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम है। ये आपका जो है यहाँ पर गलत है। इसके अलावा अगर देखेंगे उड़ीसा का, तो उड़ीसा का ओडिसी करके है, भरतनाट्यम नहीं, ओडिसी करके जो है वो यहाँ पर है। और कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का यक्षगान है। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। यक्षज्ञान नहीं, यक्षगान। अगला कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक जो स्थितियां होती हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें सिखाने के अवसर जो है वो आपका उपलब्ध कराता है। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि टेरा रोसा मिट्टी किस लिए जो है वो उपयुक्त होती है? तो टेरा रोसा मिट्टी आपकी कहवा के लिए जो है वो फेमस होती है। अगर बात करते हैं पाई कहाँ जाती है, तो ब्राजील जो है वहां पर आपकी पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में आती है। और ब्राजील आपका कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश में भी है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ब्राजील में कहवा के जो बागान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फजेंडा कहते हैं।
अगला कह रहा है दीनदयाल बंदरगाह जो है वो कहाँ पर आपका स्थित है, तो दीनदयाल बंदरगाह आपका गुजरात में जो है वो स्थित है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2017 में आपका याद होगा करंट अफेयर निकल करके आई थी, जब आपका जो कांडला बंदरगाह जो था उसका नाम बदल दिया गया था, कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। ये एक ज्वारीय पत्तन में आता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करना है। एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है और एक तरफ केंद्र दे रखे हैं और बताना है किससे कौन सा मैच होगा। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कलर से मैच कर देते हैं तो थोड़ा सा याद रहेगा, ऐसे करके तो ये जो है आपका कोलकाता में है। इसके अलावा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं, ये वाला, तो ये कहाँ पर है, ये आपका भोपाल में है, ये इससे मैच हो जाएगा। फिर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र करके, ये कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में है। और जो चौथा बचा ये आपका है भारतीय विज्ञान केंद्र, तो ये कहाँ पर है, तो भारतीय विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से चारों कलर अलग कर दिए, पहचानने में आसानी रहेगी। आंसर यहाँ पर जो है वो डी वाला हो जाएगा, 2 3 4 1 करके जो आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर पूछ रहा है आपका सही है, तो कौन सा सही है। अगर आप देखेंगे तो पहला जो आपका कह रहा है कि इसका आयोजन जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। अगर कहें कि पदक तालिका में भारत को चौथा नंबर मिला, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं भारतीय एथलीट कह रहा है ना 66 पदक मिले, तो भारतीय एथलीटों को पदक कितने मिले थे, तो ये 61 पदक मिले थे। इसमें से 22 जो पदक थे वो आपके स्वर्ण पदक थे भारतीयों की जब बात होगी, 16 जो पदक थे वो रजत पदक थे और 23 जो थे वो आपके कांस्य पदक थे। तो ये भारत का आंकड़ा था। पहले नंबर पे कौन रहा था इसमें, तो पहले नंबर पर इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो आया था। और ऑस्ट्रेलिया के कितने पदक थे, तो ऑस्ट्रेलिया के 178 पदक थे। दूसरे नंबर पर इसमें इंग्लैंड था और तीसरे नंबर पर इसमें कनाडा था। इनके कितने कितने पदक, इंग्लैंड के 175 पदक और कनाडा जो है इसके 92 पदक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सभी के बारे में। पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा। ऑस्ट्रेलिया का 178 पदक और 175 इंग्लैंड के, कनाडा के 92 और भारत के 61। अगला कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष इनमें से किसे जो है वो बनाया गया। तो शतरंज की जब भी बात होती है तो एक ही नाम देखने को मिलता है और वो नाम है विश्वनाथन आनंद जी का, और इन्हीं को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष के रूप में। तो यही आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अगर बात करें दिलीप तिर्की करके जो नाम लिखा है ना, इनको भी बनाया गया है। इनको किसका बनाया गया है, इनको बनाया गया हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया की अगर बात करते हैं तो उसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वो दिलीप टर्किया जो है इनको बनाया गया है। इनको बनाया गया फिक्की का, सुब्रकांत पांडा करके जो लिखा है, इनको जो है वो फिक्की का जो है वो बनाया गया है अध्यक्ष। अगला कह रहा है इनमें से किस, और 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जाते हैं लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 51 की तरफ। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो कब किसके द्वारा की गई थी, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई थी बढ़े चलो अभियान जो है इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्र के जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, ये मेन उद्देश्य था। अगला है इनमें से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु संक्रमण है और जो यौन संपर्क के माध्यम से जो है वो प्रेषित होता है। ये आपका रोग हो जाएगा गोनोरिया करके। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा एचआईवी एड्स का इलाज ही नहीं है। तो एचआईवी एड्स के इलाज के तौर पर देखेंगे तो रक्तादान जो लिखा हुआ है ये आपका जो है वो सही हो जाएगा, रक्तादान, और कहते हैं इसको है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा कवक रोग है जो कि गेहूं के पौधा जो होता है उसको प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रस्ट, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा असत्य फल है, ये हम पढ़ा चुके हैं असत्य सत्य फल। तो असत्य फल की अगर बात करेंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो स्ट्रॉबेरी जो है वो सही हो जाएगा। कुछ फलों में मैंने बताया था न केवल अंडाशय बल्कि कुछ अन्य फूलों के हिस्से भी फल में ही विकसित हो जाते हैं, ऐसे फलों को हम रखते हैं असत्य फल की श्रेणी में। मुख्यतः जो नाम देखने को मिलते हैं वो सेब है, नाशपाती है, वो
आपको ज्यादातर ऑप्शन प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाचन तंत्र जो है इसमें अग्नाशय का काम जो है वो क्या होता है। अच्छा, इस चीज को भी समझिए कि जो अग्नाशय होता है ना, वो पाचन तंत्र जो होता है उसमें पेट के पीछे स्थित एक भाग के रूप में, ग्रंथि भाग के रूप में जाता है, वही कार्य पूछा गया है। तो इसका कार्य हो जाएगा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम ये करता है। बाकी इंसुलिन मैंने बता दिया था अलग से आपको इससे पहले के वीडियो में। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो टोटल 4 जो है वो आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है जिसको कहते हैं एडेनिन, एक आपका होता है जिसको कहते हैं थाइमीन, एक होता है आपका साइटोसिन, और एक होता है आपका गुआनिन। तो ये 4 आपके होते हैं, ATCG करके आप इसे याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो विशेषता आपका इसमें हो जाएगा एक झिल्ली युक्त जो नाभिक होता है, इसकी उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने के वाले जो एंजाइम होते हैं उसके उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की आवश्यकता जो है वो आपका होती है। पौधों में मैग्नीज की कमी से फर्क क्या पड़ता है? तो वृद्धि जो होती है ना पेड़ पौधों की वो कम हो जाती है, पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। महिला प्रजनन प्रणाली में जो ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है उसका नाम पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, इसमें LH हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसको कहते हैं। पाया कहाँ जाता है या किसके द्वारा निर्मित होता है? तो मस्तिष्क में आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसके द्वारा जो है ये, मस्तिष्क में शॉर्ट में लिख दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसके द्वारा जो है निर्मित ये आपका एक हार्मोन है। और मासिक धर्म चक्र के दौरान जो अंडाशय होता है उसे अंडे को मुक्त करने के लिए भी उत्तेजित करता है, और यहाँ पर वही चीज पूछी गई है ओव्यूलेशन करके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चिकित्सा जो स्थितियां होती हैं उसका निदान करने के लिए MRI जो है इसमें पूछा गया है कि किसका उपयोग जो है आपका नहीं होता है, नहीं पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा एक्स किरण जो है इसका यूज नहीं होता है। बाकी सभी कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग, गामा किरण, इनका यूज MRI में होता है। एक्स किरणों का यूज इसमें जो है वो नहीं होता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा कारक है जो कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसको कह रहा है प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं प्रभावित करता है? वस्तु का द्रव्यमान, पहला वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। ये आप कहेंगे किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है और यही प्रभावित जो है वो नहीं करता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो जो बढ़ते वायुमंडलीय दबाव है उसके साथ साथ क्वथनांक बढ़ता जाता है। इसका एक एग्जांपल अगर आप समझिए, जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है उसमें कुकर के अंदर का जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है, इससे पानी का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? ये भी आपका साथ में बढ़ जाता है। तो अगर खुले बर्तन की कंपैरिजन में आप देखेंगे तो भोजन को पकाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि उच्च तापमान पर भोजन ज्यादा तेजी से पकता है। तो यही चीज यहाँ भी पूछी गई है कि बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब जिनको क्वथनांक नहीं पता है वो क्या होता है, तो जो गलनांक होता है उसमें ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, और क्वथनांक में जो होता है वो द्रव से गैसीय स्टेट में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? कई बार ये पूछा जा चुका है, आकाश नीला दिखाई देता है और वो कारण आपका होता है प्रकीर्णन की घटना। ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो आप कहेंगे तापमान प्रभावित करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि की गति भी बढ़ती है तो प्रभावित करता है। ऊंचाई के साथ ध्वनि की गति कम होती जाती है तो प्रभावित करता है। आर्द्रता माध्यम के घनत्व को बदलकर ध्वनि की गति को प्रभावित करती है। तो आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता होती है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितनी होती है? 62.1 इंटू 10 की पावर 6। अगला कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड इनमें से कौन सा खनिज होता है? तो हैलाइट होता है, ये आपका सही हो जाएगा। रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडियम क्लोराइड का? तो NaCl होता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही सुमेलित आपका कह रहा है नहीं है? तो यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे हल्की धातु सोडियम है, बस यही आपका गलत है क्योंकि सबसे हल्की धातु
सोडियम नहीं होती है, लिथियम होती है, और यही आपका यहाँ पर गलत है। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है इनमें से किसे मूर्खों का सोना जो है वो कहा जाता है? तो आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये लोहा और जो गंधक है उसका यौगिक होता है। पीतल जैसी इसमें चमक होती ना, इसीलिए देखने में सोना जैसा लगता है, इसीलिए मूर्खों का सोना कहते हैं, आयरन पायराइट। अगला कह रहा है वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का यूज किया जाता है? तो वायुयान निर्माण में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, ड्यूरेलियम का भी यूज किया जाता है, और आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंसाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो बता चुके हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये तो किसी का गलत नहीं होगा। और इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ प्रीस्टले ने की थी। कब की थी? 1793 में की थी। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी गैस है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? तो इसको कहते हैं एक्रोलिन। एक्रोलिन जो होती है वो अत्यधिक ज्वलनशील गैस भी होती है, तीखी होती है, दम घुटने वाली होती है, जहरीली गैस होती है। अगला कह रहा है गैसों के आयतन दाब जो है उसकी अगर बात करें तो उसको दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल्स करके। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कारण में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? और आपसे ये भी कह रहा है कि गैर भारतीय नागरिकों को वो प्राप्त नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? पहला यहाँ पर प्राप्त है विचार और अभिव्यक्ति आपके पास अधिकार है, बिल्कुल है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का आपके पास अधिकार है, बिल्कुल है। अल्पसंख्यकों के अधिकार भी हैं, बिल्कुल भी हैं, परंतु ये सब गैर भारतीयों को भी प्राप्त है। आंसर केवल पहला, दूसरा, तीसरा होगा। तो जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये आपका गैर भारतीयों को नहीं प्राप्त है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो आपको पता है दल बदल से संबंधित है, और इसको किसमें जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया है। इतना आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला कारण में से ये कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार जो है वो अदा किया जाता है? तो ये केटी शाह ने कथन दिया था, केटी शाह के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से अंतरराज्यीय जो परिषद है उसके अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? तो अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और कौन से आर्टिकल में आता है? एक संविधान की मैराथन करा चुके हैं, नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने ढेर सारी मेहनत की है और उसमें ये आर्टिकल बताया था कि अंतरराज्यीय परिषद 263 आर्टिकल में आता है। इसको जनता सरकार लाई थी 1990 में, और इसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर हुआ था, और वीपी सिंह के नेतृत्व में इसको लाया गया था। अगला कह रहा है भारत के संविधान की अगर बात करें तो उसका कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपका भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 324 हो जाएगा। भाग कौन सा हो जाएगा? भाग आपका 15 हो जाएगा। और ये आपका भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 की अगर बात करते हैं तो केंद्र और राज्यों में निष्पक्ष चुनाव को कराया जाए उसके लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, और ये आपका एक संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आता है। अगला कारण में से भारत के संविधान में जो 5वीं अनुसूची है और 6ठी अनुसूची है उसके उपबंध का संबंध इनमें से किससे है? तो वो आपका अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके अलावा सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर बात की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ये सब चीजें हमने मैराथन वाली क्लास में आपको बताई थी, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित अगर बात करें तो संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो न्यायालय के कौन से क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो ये आपके आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कैसे होता है? तो ये आपका होता है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा जो है उनके द्वारा चुना गया, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद
द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन में ही आपको पता है कि धन संबंधित जो बात की गई है, तो संपत्ति के अधिकार वाला जो हट गया है कानूनी अधिकार में, वो भी सब बता चुके हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके रूप में बना था। ये भी हमने आपको बताया था, 69वां संविधान संशोधन था, इसीलिए मैंने कहा था कि वो सारी चीजें रट के रखिएगा। समय भी बताया था 1991 का, और यही आपका था जिसमें आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी जो अध्यादेश होता है वो संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 6 सप्ताह का समय, आंसर हो जाएगा आपका B1। और ये भी आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति उसके संदर्भ में। और राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें ना हो, तब संसद के दोनों सत्र में जो है, या आप कह सकते हैं दूसरी कंडीशन की संसद के दोनों जो सदन है वो सत्र में ना हो, उस कंडीशन में ही आपका ये अध्यादेश जारी कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 243 डी में जो है इसकी की गई है। अब इन्होंने देखिए इतना डिटेल में पूछ लिया कि HECD सारे पूछ लिए हैं। अगला कह रहा है यू के सिन्हा समिति इनमें से किससे संबंधित है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से जो है ये संबंधित है। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका सही हो जाएगा, मानव विकास को के सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में। इनमें से कौन से वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रकाशित किया गया था। तो 2006 से 2007 के बीच आपका ये सही हो जाएगा। अगला वह इनमें से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे नहीं शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं जो है आपका यहाँ पर सही होगा। ये आपकी नहीं आती राष्ट्रीय आय में, बाकी सभी आपकी आती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो घोषित कुल बजट था वो इनमें से कितना था। तो ये आपका 79000 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर सही होगा। 66% टोटल जो है ये बढ़ा है। और बजट को लेकर के जितने पेजेस थे हम टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज चुके हैं, वो मेन ऑफिशियल बजट हमने भेज दिया था और बहुत अच्छे तरीके से उसमें दे रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। हंगरी का मैदान जो है आपका यहाँ पर सही होगा, रचनात्मक मैदान का उदाहरण के रूप में जानते हैं। जैसे फ्लोरिडा का मैदान है, इसको कास्ट मैदान जो है वो कहते हैं। भारत का जो विशाल मैदान है इसको अवसादी जमाव जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कह रहा है कथन यहाँ पर गलत है, गलत छाटना है। तो यहाँ पर ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर गलत है। इसकी अगर बात करते हैं ब्रिटेन की, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका जो है सही होगा, यानी कि यहाँ पर जो पश्चिमी लिखा है इसकी जगह उत्तरी शब्द जो है वो आपका होना चाहिए, तब आपका ये सही होगा। इनमें से भाखड़ा नागल कौन से राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से आपका एक है। तो भाखड़ा नागल परियोजना आपको पता है कि हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, इसकी जो है वो संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। कब इसको शुरू किया गया था। तो 1948 में इसको शुरू किया गया था और 1968 में जाकर के ये आपका कंप्लीट भी हो गया था। ये परियोजना जो बनी है कौन सी नदी पर बनी है। तो सतलज नदी पर जो है आपकी ये बनी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली जो गद्दी जनजाति है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये आपका सही हो जाएगा। थारू जनजाति आपको पता है यूपी में जो है वो पड़ती है थारू जनजाति, तो ये भी आपसे जो है वो पूछी जाती है। झारखंड में पड़ती है मुंडा जनजाति, ये भी आपसे जो है वो पूछी जाती है। राजस्थान में पड़ती है आपकी भील जनजाति, तो ये भी आपसे जो है वो पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले उत्तर में आएगा कांडला बंदरगाह, फिर आपका आएगा हल्दिया बंदरगाह, फिर आएगा पारादीप और फिर आएगा कोच्चि। तो भारत में टोटल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, लगभग 200 छोटे छोटे बंदरगाहों को मिला करके आप कह सकते हैं। इनमें से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन के अकॉर्डिंग 44 वाला हो जाएगा और लंबाई इसकी 3745 किलोमीटर है और उत्तर में श्रीनगर से स्टार्ट होकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक ये जाता है। अगला कह रहा है कौन से प्रकार की मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ
अच्छा, एक चीज ये भी समझिए, जो NH44 ऊपर क्वेश्चन है ना, ये पहले NH7 के नाम से था, इसीलिए मैंने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी जो है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली कपास की सबसे अच्छी खेती होती है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसमें कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है वो आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका इनमें से कर्णप्रयाग जो है वो कहलाता है। ये आपका ऑप्शन कर्णप्रयाग जो है वो सही होगा। अलकनंदा नदी की अगर बात करते हैं ना, तो और भागीरथी नदी, इसका संगम अगर पूछा जाता है तो देवप्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम पूछा जाता है तो वो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार का पूछा जाएगा तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का पूछा जाएगा तो देवप्रयाग में। शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए। अलकनंदा के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा भागीरथी, तो आप कहेंगे देवप्रयाग में। अगर अलकनंदा के साथ जो है वो मंदाकिनी पूछा जाएगा, तो इसका संगम होता है रुद्रप्रयाग। तो बस इतना पता होना चाहिए। जीके जीएस का आखिरी प्रश्न, इसके बाद मैथ स्टार्ट होगी। परंतु एक क्वेश्चन हम वीडियो में आपसे पूछते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि इनमें से भारत का कौन सा पठार है जो कि भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तिब्बत का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। तो वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। बाकी लास्ट में एक बार फिर से आपसे रिवाइज करा देंगे, ये क्वेश्चन हमने पूछा है। तो यहाँ से 101 प्रश्न से आपके मैथ के प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए हैं। तो 101 से 110 तक मैथ देखते हैं। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 आपको दे रखा है, और इसमें कितना लीटर और पानी अगर आप मिला दें ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। 60 लीटर मिश्रण है टोटल, इस चीज को समझिए। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं अम्ल और पानी का रेशियो अगर 2:1 है, तो क्या अम्ल निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी इस 60 लीटर मिश्रण में अगर अम्ल का रेशियो 2 है और दोनों का टोटल 3 है, इसको गुणा कीजिए। 60 दूनी होगा 120, और 120/3 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 क्या निकल करके आएगा? अम्ल निकल करके आएगा। अगर इस 60 में 40 अम्ल निकल गया तो बचा कितना? 20 बचा। तो 20 क्या हो जाएगा? 20 आपका क्षार हो जाएगा। अब प्रश्न यही कह रहा था कि हम इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। अम्ल क्षार में कितना आपसे कह रहा है? अच्छा, दूसरा क्षार नहीं है, दूसरा पानी है। पहला जो है वो अम्ल है और दूसरा जो है आपका पानी है। ये हमने पानी लिख दिया। अब ये कह रहा है कि इस कितना लीटर पानी मिला दीजिए। अम्ल नहीं मिलाने कह रहा है, पानी मिलाने कह रहा है, ताकि अम्ल और पानी का रेशियो क्या हो जाए? 1:2। अब आप खुद से देखिए, अगर ये 40 है तो 20 की जगह कितना होता? 20 की जगह कितना होता कि आपका 1 और 2 का रेशियो आता? अगर ये 40 है और पानी में ही मिलाना है, तो ये अगर 80 होता तो आप काटते 40 से 40, 40 दूना 80, 1:2 आपका रेशियो आ जाता। यानी हमें इस 20 से 80 तक पहुंचना है। कितना पहुंचना है? 60 पहुंचना है। 60 आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। समझ पाए होंगे आप। अगर आपको ऐसे नहीं शॉर्टकट समझ में आ रहा है, तो आप यही चीज को x मान के कर सकते हैं। x मान के कैसे करेंगे कि 40 लीटर जो है आपका यहाँ पर अम्ल है, और बटे में 20 लीटर आपका पानी था। 20 लीटर में ही हमने पानी में x कुछ मिलाया, और ये रेशियो 1/2 के बराबर हो गया। यहां से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 लीटर ही आएगी। तो जो आपको समझ में आए, जो आपको आसान लगे, वैसे आप कर सकते हैं। मेरा काम है आपको हर तरीके से समझाना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 102। 102 कह रहा है कि एक चोर जो है उसको एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा। तब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया, यानी 225 मीटर वो आगे निकल चुका था। तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितना दूर भाग गया होगा? यानी उसकी डिस्टेंस निकालनी है। देख रहे हैं प्रश्न कितना बढ़िया है। तो सबसे पहले तो देखिए उनकी गति में डिफरेंस कितना था। यहाँ ये दौड़ रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 11। अगर हम 13 में से 11 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देते हैं, तो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ये निकल करके आती है सापेक्ष गति। परंतु वैल्यू देखिए तो मीटर में दे रखी है, ये किलोमीटर में दे रखी है, तो हम 2 किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। 2 × 9 2 करेंगे, 2 × 9 18 करेंगे तो 5/9 तो जाएगा, और ये आ जाएगा वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में। अब आप समझिए
कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। प्रश्न में समय सबसे पहले निकालिए। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बटे में आपका जो है वो चाल। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है आप देखिए प्रश्न में, तो कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा, यानी दूरी आपकी कितनी है, 225 जो है वो मीटर है। चाल कितनी है, चाल अभी हमने 5/9 निकाली, तो 5 बटे में रखिए और 9 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, बटे में है इसलिए। तो यहां से आपका जो समय निकल करके आएगा वो 405 सेकंड का निकल करके जो है वो आएगा। अब एक और कंडीशन को देखिए कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस को उसने कवर किया। प्रश्न में तो ये पूछ रहा है ना दूरी को। अब जो दूरी को कवर किया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। समय गुणे चाल में आप क्या करेंगे कि जो निकाल रहे हैं वो चोर की निकाल रहे हैं कि कितना है, तो उसकी जो चाल थी, गति थी, वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चीज को समझिए। वापस से जो है वो जो निकालेंगे दूरी, वो कितनी निकालेंगे, तो यहाँ पर 11 आपका दूरी बराबर में होता है समय गुणे चाल, तो चाल उसकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो यहाँ पर 11 की वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटा में ना, यानी यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से, और साथ में आपकी जो यहाँ पर हमने समय निकाला 405 सेकंड, इसको हम लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, डिस्टेंस आपकी सीधे सीधे निकल के आ जाएगी। अब देखिए किससे भी कट रहा हो, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, 1237.5 मीटर, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझे, सबसे पहले आपने सापेक्ष जो गति है वो निकाल ली, उस गति से आपने समय निकाल लिया, उस समय जो वैल्यू निकल आई, फिर उस चोर की बात करते हैं कि वो कितना आगे डिस्टेंस उसकी रही होगी, तो उसकी चाल के थ्रू हमने उसकी दूरी जो है वो निकाल ली। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24, इससे अगर आप विभाजित करते हैं तो आपका जो शेषफल है वो 7, 10 और 13 जो है वो बचता है, तो वो संख्या जो है वो इनमें से कौन सी है। इस प्रश्न को करने का तरीका ये होता है कि ये जो वैल्यू बच रही ना कि इससे से विभाजित करने पर ये शेषफल बचे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो सभी समान होते हैं। 18 7 का डिफरेंस देखें, चाहे 21 का 10 से, चाहे 24 का 13 से, तो सभी का डिफरेंस आपको 11 11 ही देखने को जो है वो मिलेगा। 23 के सबसे छोटे गुणज को लेकर पूछा गया, उसके लिए आपको पहले 18, 21 या 24 जो है इसका एलसीएम जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। इन तीनों का जो एलसीएम निकल करके आएगा वो आपका 504 जो है वो निकल करके आएगा। तो इसका तरीका ये होता है, 504 जो है उसके गुणज में वो कोई संख्या होगी और उसमें से आप ये जो आपने डिफरेंस निकाला ना, ये सीधे सीधे घटा देते हैं। अब यहाँ पर x की जगह आपको ऐसी वैल्यू रखनी होती है, 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, जो कि आपका इस 23 से कट जाए। यानी x की जगह आप 6 रखकर अगर देखेंगे, 504 गुणे 6 माइनस 11 करके, तो आपका जो मान है वो 3024 माइनस 11 करके आएगा, जो कि 3013 करके आएगा, और ये आपका आंसर सी वाला प्राप्त हो जाएगा। सी वाला नहीं, डी वाला, 3103 नहीं है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। अब इसका ये एक तो शॉर्टकट तरीका है, इसी को ही आप थोड़ा सा x मान के करते हैं, तो संख्या को 504 x या k करके मान सकते हैं, और एलसीएम तो आप नॉर्मली निकालेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका कि जो वैल्यू आपको दे रखी है 504 के, इसमें से आप घटा देते हैं, क्या घटाते हैं, 18 और 7 का डिफरेंस, प्लस 21 और 10 का डिफरेंस, प्लस और 24 और 13 का डिफरेंस, और टोटल के बटे में इस वाले में आप बटे में लगा देते हैं 3। फिर 504 के, और यहाँ पर अगर आप घटाएंगे 18 में से 7 जोड़ेंगे, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 11, तो यहाँ पर आएगा क्या, 33 बटे में आपका 3, 3 से काटेंगे 11, तो 504 के माइनस 11, सेम यहाँ वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो दोनों तरीके से है, आप सीधे सीधे कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंस एक होता है, अलग बचता है तीनों कंडीशन में, तो फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि जब एक प्लाट को 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% का अगर लाभ कमाना है तो उस प्लाट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर 15% की हानि हो रही जब इतने में बेचा जाता है, यानी 15% अगर घटा दीजिए तो 85% की जो वैल्यू है वो 18,700 के बराबर दी गई है। 15% लाभ कमाना है, यानी सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालिए, तो 18,700 और बटे में आपका 85, और 15% का लाभ कमाना है, यानी 115% की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 18700 बटे में आपका आ जाएगा 85 और गुणे में आ जाएगा 115। इसको सॉल्व करेंगे सीधे सीधे, 23
25,300 करके जो आपका आंसर दे रखा है ये जो है वो आ जाएगा। बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9,500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है। उसी अवधि में उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला 1+r/100 की पावर n से आप निकाल लीजिए, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि इतनी वैल्यू हो जाती है। तो जो वैल्यू दे रखी ना वो आपकी 1+1+r/100 जो है इसकी पावर n के बराबर जो है 11,495 ये रुपए और बटे में आपका 9,500 इतने से इतना हो जाता है। ये वैल्यू हमने रख ली। इसको अगर काटेंगे ना तो ये आपका 121 और बटे में आपका 100 जो है वो आएगा। अब ये स्क्वायर इधर लगा हुआ है, n पावर n जो है ये 2 वर्ष की बात की गई ना, इसलिए हमने सीधे यहाँ 2 रख लिया। ये 2 उधर जाएगा तो 1+r/100 की पावर जो 100 की वैल्यू निकल करके आएगी 11 बटे और इधर स्क्वायर आएगा ना तो 11 11 में 121 होता है, 11 बटे 10 आ जाएगा। एक को उधर ले जाएंगे यानी कि r/100 की जो वैल्यू निकल करके आएगी 11/10 में 1 घटाएंगे तो 1/10 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10% यहाँ से आ जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था ब्याज दर को अगर डबल कर दिया जाए, आर निकल के आई, अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20% आपकी ब्याज निकल करके आ जाएगी। अब साधारण ब्याज पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है, पी की वैल्यू 9,500 थी, आर की वैल्यू तो डबल किया गया ना तो दो, वैसे नहीं हमने निकाली ना आर की वैल्यू तो 20 रख दीजिए और समय आपका 2 वर्ष सही है और बटे में आप रख दीजिए 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3,800 रुपए जो है आंसर आपका आएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं आपका। अगला कह रहा है कि धारा जो है उसके अगर अनुकूल की बात करें तो एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति की 2.5 गुना है। यदि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तक जाने में 7 घंटे का समय लगता है तो धारा के अनुकूल नाव की चाल जो है वो गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। अब इसमें दशमलव वाली वैल्यू ना है, आप ऐसा समझिए कि अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति की 2.5 गुनी है। तो धारा के अनुकूल वाली जो गति है अगर इसको हम 5x मान लें और तो धारा के प्रतिकूल वाला कह रहे हैं 2.5 गुना है तो ये आपका 2x रहा होगा, तभी तो इसका 2.5 गुना हो जाएगा 5। ऐसे दशमलव में वैल्यू नहीं रहेगी। अब 30 किलोमीटर ये नाव द्वारा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तक जाने में 7 घंटे का समय लग रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से लगा दीजिए 30/5x प्लस 30/2x और बराबर में समय कितना 7 घंटे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके जो है वो आ जाएगी 3। डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्व तो आप कर सकते हैं, समझाना हमारा काम। अब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल का मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू दे रखी है सीधे सीधे इसमें रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो 5 गुणे 3 यहाँ से 15 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपका 2 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। पर पूछा क्या गया था, धारा के अनुकूल नाव की गति पूछी गई थी तो 5x यही धारा के अनुकूल ही तो निकल के आई, 15 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्तीय जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। इसके आधार की त्रिज्या भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और इसकी वैल्यू दे रखी है 156 पाई के। दोनों तरफ देखिए पाई पाई है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर आर और एल में अगर आप देखेंगे तो ये भी ध्यान दीजिए ये शंकु की बात हो रही है तो शंकु में जो तिर्यक ऊंचाई है और जो आपकी त्रिज्या रहेगी, चित्र बना के दिखाया था ना तो उसमें हम यहाँ पर एल की वैल्यू रख लेते हैं। यानी आपका पाई से तो पाई कट जाएगा, उसके अलावा एल यहाँ भी आ जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा 156 के बराबर। तो एल की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी 13। अब आप जानते हैं कि जो तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु में उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। एल की निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस आपका एच का स्क्वायर। एल की वैल्यू आपने 13 निकाल ली, 13 का स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू प्रश्न में 12 दे ही रखी है और आधार की त्रिज्या लिखा है ना 12 और एच की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 तो एच की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे आएगा 25 और 25 घटाने के साथ साथ एच स्क्वायर भी आप लगाएंगे ना तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 5 निकल करके आएगी।
अब 5 ऊंचाई भी पता चल गई। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पेन बदल देते हैं। शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 1/3 को ऐसे रहने दीजिए, पाई को आप प्रश्न में सारे पाई दे रखे ना, रहने दीजिए। आर की वैल्यू क्या थी, 12 × 12, यानी कि यहाँ पर 12 × 12 कर दीजिए, और एच की वैल्यू हमने 5 निकाली, इसको 5 रख दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 240 पाई। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। 108 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक कुर्सी व्यक्ति ने कुर्सी जो है 13% के लाभ पर जो है वो बेची। यदि इसने इसे 607.50 रुपए अधिक मूल्य पर जो है वो बेचा होता तो इसे x% का लाभ होता। तो यदि कुर्सी का मूल्य 3,750 रुपए है तो x का मान क्या होगा। तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए, जितना भी आ रहा है 607.50 रुपए पे 3750 के हिसाब से जितना है उस 13% लाभ में जोड़ दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो इसमें जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू परसेंटेज की निकल आएगी 607.50। और ये आपको लाभ बताना है 3750 रुपए पे हुआ कितना है, तो गुणे में लगा दीजिए 100। यहां से आप निकाल लीजिए लाभ का परसेंटेज। यहां से निकल करके जो परसेंटेज आएगा वो 16.2% आएगा, और इस 16.2% को इस 13% में जाकर के जोड़ दीजिए तो आएगा 29.2%। ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। 109 प्रश्न आपसे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग भी और 3, 7, 4, 7, 10, 12 से पूरी तरीके से कटे भी। जब भी कहता है इन सबसे कटे भी, तो सबसे पहले आपको ये करना होता है कि ये भी जो संख्याएं दे रखी हैं इनका लगा लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। और आपको यहाँ पर ये भी कह रहा है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 का जोड़ा भी बताया था ना। तो सबसे पहले करिए 3, 4, 7, 10, 12 का गुणनखंड करके, यानी एलसीएम करके। तो 2 × 2 × 3 × 5 और गुणे में आपका 7, ये निकल के आएगा। अब आपको पता है कि जब पूर्ण वर्ग की बात होती है तो आपको क्या चाहिए होता है, हर वैल्यू डबल बार चाहिए होती है। जैसे 2 × 2 है तो चल जाएगा, 3 यहाँ पर एक और होना चाहिए था, यानी गुणे 3 यहाँ और होना चाहिए था। 5 के साथ साथ एक 5 और गुणा होना चाहिए था। इसी प्रकार 7 के साथ साथ एक 7 और होना चाहिए था। इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, 44,100 आंसर आ जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग भी होगा और जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था इन सबसे विभाजित भी होगा। मैथ का आखिरी प्रश्न, एक निश्चित राशि जो है 12,500 करके सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करा चुके हैं। पूछा गया था साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए, तो वो राशि क्या होगी। फॉर्मूला था ना अंतर का, PRT/100। अंतर का था PR² अपॉन में 100, ये फॉर्मूला था अंतर का। अंतर आपको 20 दे रखा था, P आपका ये हो जाएगा, R की वैल्यू 4 और बटे में आपका 100 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,500। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में अगर, अच्छा 112 आया है ये, तो 112 नहीं, अच्छा चलिए 112 को पहले कर लेते हैं, उसके बाद 111 करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है ना उसको हमने अलग से लगाया था। अब देखिए इसमें सीन क्या होता है बता चुके हैं। जैसे पिक, निक, विक लिखा हुआ है, इसको लिख लिया, और इसको क्या लिखा जाता है, विंटर इज कोल्ड करके, तो ये हमने लिख लिया। आपको बेसिकली इसमें कॉमन ढूंढना होता है। इसी प्रकार 2NIC और आपका RE करके जो दे रखा है इसको लिखा गया है समर इज हॉट करके। इसी प्रकार RE और पिक PIC और आपका BOO, इसको क्या लिखा गया है, विंटर एंड समर करके। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन के लिए आपको बस पूछा क्या गया है वो एक बार जरूर देख लेना है। आगे भी अभी लिख लेंगे इसको भी, पहले इतना देख लेते हैं। समर के लिए पूछा गया होगा क्या, समर कहाँ है, दूसरे नंबर पर। यहाँ पर देखिए RE है कॉमन, यहाँ पर भी RE है कॉमन, यहाँ पर देखिए RE है कॉमन, यहाँ पर भी RE है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, समर इज हॉट, यहाँ विंटर एंड समर, यहाँ देखिए समर ही कॉमन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, समर का ही कोड हो जाएगा RE। वैसे देखते हैं 2 में 3 में कॉमन कॉमन, उसके बाद एक आंसर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर तो एक कॉमन से ही आंसर निकल आया। चलिए अब हम हमारे 111 प्रश्न पर जो है वो पहुंचते हैं और देखते हैं इसमें करना क्या है। इसमें करना है वो विकल्प सेलेक्ट करना है जो दी गई आकृति जिसमें सन्निहित हो। ये वाली जो आकृति है वो इनमें से किसमें है। सी वाला देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको डिब्बा लंबी वाली देखने को मिल रही है, ये वाली।
इस तरीके से जो छोटा सा भाग देखने को मिल रहा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है और ये वाला छोटा हिस्सा नीचे भी देखने को मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न में केवल यही पूछा था कौन सा भाग उसमें आ रहा है। 112 करा चुके हैं, 113 देखते हैं। 113 प्रश्न आपका है कि WSUOS के QG करके लिखा है, W से U में देखिए PQRST UVW यानी कि -2 जो है यहाँ पर हो रहा है। U से S में देखिए तो -2 यहाँ भी हो रहा है। S से Q में देखिए -2, आगे भी -2 ही होगा। O आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बटे में देखिए S से O की तरफ तो MO PQRS -4 हो रहा है। K तो यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी देखिए -4, आगे भी -4 होगा, यानी सी आंसर O बटे सी आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर -2 बटे में -4। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फोल्ड करते हैं अगर कागज को तो इनमें से कौन सा कागज का हिस्सा निकल करके आएगा। सबसे पहले कागज ये है, बीच में से उधर मोड़ते हैं, फिर यहाँ से देखिए एरो बना हुआ है, इस चीज को समझिए। एरो बना है मतलब इसको हाफ फोल्ड किया गया पहले, उसके बाद यहाँ पर आपका हाफ को भी फोल्ड किया गया है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो डॉट 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 बना है, इसको आप फिर से मोल्ड किया गया और ये एरो बना दिया गया। अब ये जो एरो अगर है जब बाहर की ओर खोलेंगे, समझिएगा, जब बाहर की ओर खोलेंगे तो ये एरो आमने सामने हो जाएंगे। तो पहले वाले में आमने सामने नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है, हो सकता है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। यही एरो इधर वाले दोनों साइड में आएंगे, जो इसमें भी है जो इसमें भी है। बीच वाले में देखिए स्टार है, यहाँ स्टार है पर यहाँ गोला बना हुआ है, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पासे के विभिन्न जो फलक हैं उस पर 6 संख्याएं हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। आपसे कह रहा है इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, ये 2 स्थितियां हैं। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो 15 संख्या वाले फलक के विपरीत पर जो है वो होगा। यहाँ 25 है, यहाँ 30 है और यहाँ 10 है। 10 दोनों में कॉमन है, 10 से लिखिए 10, उसके बाद आपका 25, उसके बाद आपका 30। मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्लॉक वाइज में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दोनों पासों में कॉमन क्या है, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, 10 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्लॉक वाइज में चलेंगे, पहले 25 फिर 30, 10 25 30, फिर यहाँ से 10 स्टार्ट करेंगे, यहाँ वाला 10 लिखा, फिर क्लॉक वाइज में इधर आया 20 और उसके बाद आया 15, तो ये 15 पूछ क्या रहा था, 15 के विपरीत, 15 के विपरीत 30 है, आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कुत्ते को उसका मालिक जो है घुमाने ले गया। अब कहां से ले गया, उसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। अच्छा, जिसके घर की दिशा ऑलरेडी बता रहा है कि पूर्व की ओर है, ठीक है। वो सांप बाहर ले आता है, वो पश्चिम की ओर कह रहा है 200 मीटर जो है चलता है। अगर वो यहाँ पर है तो पश्चिम की ओर 200 मीटर जो है वो चलता है। और फिर कह रहा है दक्षिण यानी नीचे की ओर जा रहा है, और कितना चल रहा है, 300 मीटर चल रहा है। और क्या कह रहा है, अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा, ये वो दिशा है। और ये दिशा क्या है, उत्तर, और इधर साइड पड़ेगा पूर्व, तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, उत्तर पूर्व दिशा में से जाना होगा। अगला कह रहा है कि ये आपका क्रम दे रखा है, सही बताना है, अल्फाबेट यानी कि जो वोकैबुलरी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी में कैसे रहता है, सबसे पहले आई देखिए चारों में कॉमन है, एस देखिए इसमें भी है इसमें भी है, चौथा लेटर देखिए सब में एस है, नहीं चेक करिए। पांचवें लेटर देखिए, यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। तो ABCD ई, ई तो पहले आता है, ओ तो बाद में आते हैं, तो सबसे पहले ये आएगा। और आई भी आपका बाद ही में आता है, यानी पहले नंबर पे ये आ जाएगा। अब ABCDEFGHI JKLMNO होता है ना, तो ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। अब ओ तीनों में है, यानी अगले लेटर जाइए, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी, उसके और अगले लेटर पे यहाँ यू है, यहाँ वी है और यहाँ यू है। PQRST यू पहले आता है, वी बाद में आता है, यानी इन दोनों में पहले कोई आएगा, वी सबसे लास्ट में आएगा, तो वी इसके लिए हम लगा देते हैं 5वां नंबर। ठीक। अरे आंसर देखिए इसे मिल जाएगा, आंसर पहला आ रहा है 3 1 4 5 2 करके आ जाएगा। 2 ही से निकल गया, आगे आपको चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, चेक कर लेंगे आप, तरीका मैंने बता दिया। अगला कह रहा है यदि रोशन की टाइप की नियमित एक्स गति एक्स टाइप शब्द प्रति मिनट है तो वाई शब्द टाइप करने में उसे कितना समय जो है वो लगेगा। बी आंसर हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स लगेगा। रोशन अगर एक्स शब्द 1 मिनट में टाइप करता है तो रोशन एक शब्द 1/x मिनट में टाइप करेगा, तो वाई शब्द 1/x वाई से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। अगला कह रहा है TSHIRQ है, तो QPK का मान क्या होगा। अब T से I में देखेंगे, PQRST I तक जाएगा, नहीं जा रहा है। T से लास्ट वाले लेटर में जाएंगे, QRST 3 घटेगा, यहाँ पे काम बन जाएगा आपका। अरे रफ करना है भाई, हाँ, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, T से -Q करेंगे तो यहाँ 3 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार S से R में देखिए PQRS, यानी यहाँ से यहाँ पर -1 हो रहा है। H से I में देखिए GHI 1 बढ़ रहा है, यानी कि आपका ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। तो Q अगर लिख दें, P अगर लिख दें, K अगर लिख दें, तो यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे,
क्यू से सबसे लास्ट वाला जो लेटर है उसमें कितना माइनस हो रहा था, 3 माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा n और कितना माइनस 3। पी से अगर आप देखेंगे तो पी MNOP यानी कि आपका एक जो है वो माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर आपका -1 होकर के क्या आ जाएगा O। इसी प्रकार के से आप देखेंगे तो के से आपका एल की तरफ जाएंगे तो +1 हो जाएगा, ये आपका LON आंसर आएगा जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन सभी, अब इसके लिए हमारे पास शेप है, शेप से देखते हैं क्या कह रहा है कि सभी पौधे जो है आपके फूल हैं, तो यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं। सभी पौधे हैं ना, तो पौधे के लिए छोटा बनाते हैं। ये सभी पौधे आपका क्या कह रहा है, फूल हैं। फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं फिर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और बार शेप लेते हैं, सभी पौधे क्या हैं आपके फूल हैं, तो इसको एक हम गोले में रख देते हैं, अभी हम लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है कि सभी फूल जो हैं, यहाँ लिख देते हैं वरना फिर कंफ्यूज होंगे, अंदर वाले जो हैं सभी पौधे हैं, और कह रहा है सभी के सभी पौधे क्या हैं, फूल हैं, तो हमने फूल लिख दिया। फिर कह रहा है सभी के सभी फूल जो हैं वो फल भी हैं, एक और फिर ले लेते हैं शेप, सभी के सभी जो फूल हैं वो क्या हैं, वो आपके फल हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, ये फल लिख दिया हमने। ठीक, अब कह रहे हैं कुछ फल ऐसे हैं, इनमें से ही फलों में से कुछ फल ऐसे हैं जो प्रकाश हैं, तो हमने क्या लिया, एक और शेप लिया, इसमें से कुछ हिस्सा ले लिया, जो कुछ फल ऐसे हैं जो क्या हैं, प्रकाश हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, प्रकाश हमने लिख दिया, बन गया स्ट्रक्चर। अब देखिए पूछा क्या गया है, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई फूल प्रकाश नहीं है, फूल से कह रहा है कोई भी प्रकाश नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे अनुसरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फूल का प्रकाश से संबंध नहीं है। केवल दो ये दूसरा क्या कह रहा है, कुछ फूल प्रकाश हैं। अच्छा देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, पहले में लिख दिया है कोई फूल प्रकाश नहीं है, और कुछ एक में लिख दिया कुछ फूल प्रकाश है। जब ऐसा अपोजिट का संबंध आ जाता है कि कुछ ये है और कुछ ये नहीं है, तो या वाला कंडीशन आ सकता है, या तो पहला या तो दूसरा, यानी आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जब फूल और प्रकाश का हम संबंध देख चुके हैं ना, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न जो हमने आपके लिए स्टार्टिंग में छोड़ा था, जिसको आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट बताना है, वो ये प्रश्न है कि कौन सा पठार है जो भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। टाइमिंग आपकी एक तो 5 बजे की है शाम की, और एक आपकी दोपहर की 12 बजे की भी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।